आज हम लोग अर्थशास्त्र में सीमांत की संकल्पना और अवकलन डिफरेंशिएशन जो एक मैथमेटिकल टूल है उसके बीच परस्पर संबंधों की चर्चा करेंगे। हम यहाँ आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र में जहाँ कहीं भी मार्जिनल या सीमांत की चर्चा होती है वहाँ पर हमें फलनों का अवकलन या डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत पड़ती है और इस दृष्टि से ये जो अवकलन की गणितीय विधा है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम पहले आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं बहुत संक्षेप में कि अर्थशास्त्र में हम कहाँ कहाँ अवकलनों या सीमांत का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ देखें हमने लिखने का प्रयास किया है कि सीमांत का मतलब या मार्जिनल का मतलब ही होता है कि कुल में से हम अंतिम परिवर्तन को ज्ञात करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कुल दिया हुआ है अर्थात टोटल से संबंधित कोई फंक्शन दिया हुआ किसी भी चीज़ का और उसी से हमको सीमांत निकालना है, मार्जिनल निकालना है, तो हम वहाँ अवकलनों का प्रयोग करके फलन से सीमांत निकालेंगे। और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं सीमांत निकालने के लिए जो कुल फलन है उसका हम अवकलज या डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं और ये डेरिवेटिव निकालने के लिए जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन या अवकलन कहते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग अर्थशास्त्र में लागत की चर्चा करते हैं, कुल लागत की चर्चा करते हैं, कुल आय की चर्चा करते हैं और हम लोग देख चुके हैं कि हम कुल लागतों से सीमांत लागतें हमको ज्ञात करनी होती है, कुल आय से हमको सीमांत आय ज्ञात करनी होती है और इस तरह से अगर कुल आय का फलन दिया हुआ है तो हम उसका अवकलन करके सीमांत आय का फलन निकाल लेंगे। कुल लागत का फलन दिया है तो उसका अवकलन करके हम सीमांत लागत का फलन निकाल लेंगे। तो इस तरह से सीमांत आय और सीमांत लागत के फलनों को निकालते समय हमें अवकलन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको कि ये टोटल कास्ट है और टोटल कास्ट इज फंक्शन ऑफ एक्स कोई वेरिएबल है जिसका उत्पादन किया जाना है और उसकी लागत का जो फलन है वो दिया हुआ है एक्स के टर्म में कि जैसे जैसे उत्पादन घटेगा ये आई एक्स की मात्रा घटे बढ़ेगी वैसे वैसे इस टर्म में लागत दी हुई है ये। तो हम इस टी सी का जब डी अपान डी एक्स निकालेंगे यही अवकलन का चिन्ह है। डी अपान डी एक्स का मतलब अवकलन किसका कर रहे हैं, टी सी मतलब टोटल कास्ट का, तो हमें मार्जिनल कास्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें टोटल रेवेन्यू दी हुई है टी आर तो हम उसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स टी आर इज इक्वल टू एम आर। यहाँ देखिए ऊपर दोनों एक्स के फंक्शन हैं और जब एक जगह दो फलन लिखते हैं और दोनों एक्स से ही संबंधित होते हैं तो इनके बीच का जो संबंध क्योंकि अलग होगा। कुल लागत का फलन में एक्स का संबंध लागत से दूसरे तरह का होगा, आय वाले फलन में एक्स का संबंध दूसरे तरह का होगा और इस नाते उन्हीं संबंधों को ये एफ प्रदर्शित करता है। अगर यहाँ संबंध दूसरा है, यहाँ संबंध दूसरा है और दोनों हम एक साथ लिखते हैं तो दोनों को एफ नहीं लिखेंगे, एक को एफ लिखेंगे दूसरे को जी लिख रहे हैं। जी भी वही चीज़ बता रहा है जो एफ बता रहा है कि ये भी ऐसे ये भी है टी आर इज फंक्शन ऑफ एक्स जिसको हम टी आर इज इक्वल टू जी एक्स लिख रहे हैं। जी एक्स और आर के बीच में, टी आर के बीच में एक विशेष तरह का संबंध है, उस संबंध को व्यक्त करता है।
यहाँ क्योंकि वो संबंध जी नहीं है, कुछ और है, इस नाते उसको fx लिखा गया है। तो ये धारणा नहीं आए हमारे भीतर कि यहाँ जी क्यों है, यहाँ f क्यों है, तो इस तरह से यहाँ निकालते हैं। एक दूसरी चीज़, जब हम लोग पढ़ते हैं स्लोप, वक्रों की ढाल, और स्लोप निकालते हैं तो हमको पता करना होता है कि वक्र के किसी बिंदु पर स्लोप कितनी है, फिर वहाँ से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो उसकी वक्र की ढाल कितनी है, वक्र की ढाल घट रही है या बढ़ रही है। वक्र तो ऐसी स्थिति में हमको वक्रों की स्लोप निकालने के लिए अवकलन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्लोप को या dy/dx के मान से को ही प्रदर्शित करती हैं। इसलिए किसी भी वक्र का जब किसी भी बिंदु पर हमको उसकी स्लोप या ढाल निकालनी होती है तो हम अवकलन का प्रयोग करते हैं, और हम ये देखने का प्रयास यहाँ करते हैं उन ढालों के आधार पर कि वक्र जो है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, केंद्र की ओर उठा हुआ है, जैसे अनधिमान वक्र होता है, इंडिफरेंस कर्व या डिमांड कर्व होता है, या कह सकते हैं कनकेव टू दी ओरिजिन है, केंद्र की ओर नतोदर है, जैसा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, रूपांतरण वक्र कहते हैं। ये वक्र केंद्र की ओर धंसा हुआ होता, अवतल होता, कनकेव होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम उन वक्रों की प्रकृति को जान सकते हैं उनकी ढाल निकाल करके कि वो वक्र कन्वेक्स है या कनकेव है, और जहाँ से भी हमको देखना होगा हम वाई एक्सिस से देख सकते हैं, हम ओरिजिन से देख सकते हैं, हम एक्स एक्सिस की तरफ से देख सकते हैं, जिस तरह का भी हो। और आपने देखा है कि अगर आप कुल लागत वक्रों को देखें या कुल उत्पादन वक्रों को देखें तो एक आधी दूरी उसकी कन्वेक्स होती है, आधी कनकेव होती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ दूर तक वर्धमान लागत का नियम लागू होता है, फिर ह्रासमान लागत का नियम लागू होता है, लागत के दृष्टि से देखें तो। और अगर उत्पादन के दृष्टि से देखें तो कहीं वर्धमान उत्पादन होता है, कहीं ह्रासमान उत्पादन होता है। तो वक्र की उन चीज़ों को कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है, परिवर्तन की दरें कैसी वक्र पर उत्पादन के या लागत की, उनको भी हम सीमांत से ज्ञात कर सकते हैं, या जिनके लिए हमको अवकलन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन हमारा होता है मांग और पूर्ति की लोचें, इलास्टिसिटीज़। और हम जानते हैं हमारा पूरा अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति की लोचों पर ही आधारित है, मांग और पूर्ति पर ही आधारित है। ये भले ही श्रम की मांग, श्रम की पूर्ति, आयात की मांग, निर्यात की मांग इसी तरह से अलग अलग है, लेकिन किसी भी चर का जब हम अध्ययन करते हैं तो संतुलन की स्थिति बना देखने के लिए उसकी मांग, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, ऐसे वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, इस प्रकार श्रम की मांग, श्रम की पूर्ति, पूंजी की मांग, पूंजी की पूर्ति, इस प्रकार से जहाँ कहीं भी हम अध्ययन करते हैं मांग पूर्ति हमको दिखती है। और हमको ये अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है मांग के तुलना में पूर्ति की परिवर्तन की सापेक्षता या उनकी लोचें या इलास्टिसिटी कैसी हैं। और जब इलास्टिसिटी निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी में हमको वक्र के उस बिंदु पर जहाँ हमको लोच निकालनी होती है वहाँ हमको परिवर्तन की दरें निकालनी पड़ती हैं, जहाँ हमको अवकलन करने की ज़रूरत पड़ती है। एक सूत्र हमने मांग वाला लिखा, देखिए मांग की लोच का ये सूत्र है। अगर डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस हो, डी इज फंक्शन ऑफ पी, अर्थात पी पर मांग निर्भर हो, ऐसी स्थिति में जब पी में परिवर्तन होगा तो मांग की लोच कैसे हम निकालेंगे? तो उसका ये सूत्र होता है, इस फलन पर डी अपॉन डी पी इंटू डी। देखिए ध्यान दिला दें, अभी तक हम एक्स एक्स लिख रहे थे अवकलन में, अब की बार एक्स की जगह पर पी आ गया। तो इसका मतलब है कि इसमें हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी, अर्थात पी के सापेक्ष डी में होने वाला परिवर्तन, अर्थात पी में परिवर्तन जब होगा मूल्य में तो इसके कारण मांग में जो परिवर्तन होगा
उससे हम मांग की लोच निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हम अवकलन करेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा डी 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 अपान डी पी और इंटू इतना और जोड़ना पड़ता है, हम लोग जानते हैं पी अपान एक्स। पी मूल्य होता है, एक्स मांग होती है, वो प्रारंभिक स्थिति जो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उस समय की मांग और उस समय के मूल्य को पी और एक्स दिखाते हैं, और जो परिवर्तन होता है उसको डी डी अपान डी पी दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मांग की लोच निकालते समय भी हमको अवकलन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से पूर्ति की लोच निकालते समय भी हमको अवकलन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सीमांत संकल्पनाएं अर्थशास्त्र में हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी आएंगी, जहाँ जहाँ परिवर्तन की दरें आएंगी, सर्वत्र हमको इस अवकलन की ज़रूरत पड़ेगी, गणितीय विधि जो है हमारी। फिर देखिए आगे, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। हम जानते हैं कि जब उपभोग बढ़ता है तो उपभोग बढ़ने से कारण, आय बढ़ने के कारण उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, किस तरह का, ये इसको हम कहते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। और ऐसे ही बचत की प्रवृत्ति करते हैं, और वहाँ भी हम अवकलन या डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर के इनकी प्रवृत्तियाँ निकालते हैं। तो ये लिखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऐसे निकलती है, अगर कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ वाई और यस इज फंक्शन ऑफ वाई, यहाँ जी लिखा हुआ है, तो हम वाई के सापेक्ष सी का अवकलन करते हैं, वाई के सापेक्ष एस का अवकलन करते हैं। इसको लिखेंगे डी सी अपान डी वाई, इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू आई, यहाँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू आई, आई के सापेक्ष सेविंग में परिवर्तन, आय के सापेक्ष उपभोग में परिवर्तन, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बचत की सीमांत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्तियाँ, यहाँ भी हम अवकलन का सहारा लेंगे, अवकलन के बीच से निकालेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या हमारे सामने आती है मैक्सिमा और मिनिमा की, मैक्सिमम और मिनिमम। हम देखते हैं कि जब कभी भी हम इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि उपभोक्ता अपने उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, उत्पादक अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है, विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, उत्पादक अपनी लागत को न्यूनतम करना चाहता है। तो न्यूनतम और अधिकतम की जहाँ समस्याएं आती हैं वहाँ पर हम अवकलन के माध्यम से ही उनका निराकरण या हल करते हैं। तो इसलिए वहाँ भी हमको अवकलन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर जो अवकलन हम करते हैं अभी उसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ाएंगे। यहाँ बस हम केवल इतना बता रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा में हमको अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन के माध्यम से फिर हम उस उत्पादन स्तर को ज्ञात कर पाते हैं जिस पर हमारा उत्पादन अधिकतम या न्यूनतम होता है। इसी तरह से सीमांत उपयोगिता जहाँ निकालनी होती है, जहाँ पर सीमांत उत्पादकता निकालनी होती है साधनों की, उत्पादन फलन दिया हुआ है और जहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए कि श्रम और पूंजी, और उस उत्पादन फलन से हमको निकालना अगर पड़े कि श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है, तब भी वहाँ पर हम अवकलन करके उस फलन का और इन्हें प्राप्त करते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब हुआ, जो मैं आपका ध्यान दिला रहा था कि अर्थशास्त्र में सर्वत्र सीमांत की संकल्पना आती है, मार्जिनल की संकल्पना या कंसेप्ट का अध्ययन हम लोग करते हैं, और जहाँ जहाँ भी ये मार्जिनल की आवश्यकता पड़ती है वहाँ वहाँ पे हम अवकलन का उपयोग करेंगे, करते हैं। और इस दृष्टि से अर्थशास्त्र में अवकलन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, ये केवल मैंने ध्यान दिलाने के लिए आपको प्रयास किया कि हम जान लें कि जहाँ जहाँ भी सीमांत की संकल्पनाएं आएंगी वहाँ वहाँ जब हम गणितीय समीकरणों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हमको अवकलन का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा आपको बता दें, बहुत सिंपल, कि हम अवकलन कैसे करते हैं। अवकलन एक बहुत आप कह सकते हैं कि बड़ा विषय है गणित का, और जो गणित पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है इसके बारे में। और आप समझ लीजिए जैसे अर्थशास्त्र है वैसे भी अवकलन है, इस तरह का वो इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट उनका कैलकुलस है, जिसमें हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं।
हमें उसकी बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो फलन होता है वो इस तरह का होता है कि थोड़े से अवकलन अगर हमको ज्ञात हो जाएं तो हम उसे समझ लेते हैं और हमारा काम निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल हम अवकलन के कंसेप्ट को अभी आपको बता रहे हैं। आगे की कक्षाओं में जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो फिर हम इसके उस थोड़ा जटिलतम जो रूप है वहाँ पहुँचेंगे, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो अवकलन करने का सबसे प्रमुख एक फार्मूला या सूत्र है, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन का ये प्रथम सिद्धांत है, प्रथम नियम है। और एक नियम आज हम आपको बता रहे हैं, उसी नियम से बहुत सारी चीज़ें हम आज आपको समझा सकते हैं और अवकलन और सीमांत के संबंध को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप आए देखें, हम लोग ये फलन दिया हुआ, देखिए लिखा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, और एक फंक्शन दिया हुआ है y = ax⁴n। देख लीजिए, इसमें तीन जो है चीज़ें हैं, एक है a, एक है x, एक है n। x जो है ये वेरिएबल है, चर है, और इस फलन में हम उसको कहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, अर्थात इसमें अपने आप परिवर्तन होगा। और जब इसमें परिवर्तन होगा तो लिखा गया है y इज फंक्शन ऑफ y = x, ये है फंक्शन ऑफ x है, तो y x पर निर्भर है, तो जब x बदलेगा तो y बदलेगा, इसलिए y जो है ये आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब दोनों के बीच का जो संबंध है वो कैसा है, वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ एक a लिखा हुआ है और यहाँ ऊपर n लिखा हुआ है। n को हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, घात कहते हैं, पावर कहते हैं। x के ऊपर एक पावर लगी, जैसे x² x³ ऐसे। और a जो है वो x को गुणा कर रहा है, और इस नाते इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक है। एक ऐसा अंक है जो हमारे चर को गुणा कर रहा है। और दूसरी विशेषता ये की है कि a बदलेगा नहीं, क्योंकि वो चर नहीं है, वो कांस्टेंट है, स्थिरांक है। तो समीकरण में दो तरह के तत्व होते हैं, एक स्थिरांक होता है कांस्टेंट, और एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब चर जो बदलेगा, और जो कांस्टेंट है वो बदलेगा नहीं। तो n भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, न तो n बदलेगा न तो a बदलेगा, केवल x बदलेगा, और जब x बदलेगा तो y पर उसका असर आएगा। ठीक, तो अब कहिए a कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, और n जो है ये एक्सपोनेंट या घात या पावर है, ये भी स्थिर है। अब इसका अवकलन कैसे करते हैं, तो प्रथम सिद्धांत जो इसका है पूरा कैलकुलेट करके तब निष्कर्ष निकलता है, तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। जो निष्कर्ष निकलता है वो हम बता रहे हैं कि अगर ये फलन है और इसका हमको अवकलन करना है तो हम लिखेंगे d/dxy या लिखेंगे dy/dx। और इसका अर्थ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, अर्थात y का अवकलन x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ जब x में परिवर्तन होगा तो x में परिवर्तन होने के कारण y में जो परिवर्तन होगा उसकी दर क्या होगी, उसको कहते हैं dy/dx। तो यही अवकलन है, अवकलज है। अवकलन की क्रिया करने पर जो मिलेगा वो होगा dy/dx। जो मिलेगा वो कैसा होगा, वो ऐसे ही होगा। तो देखें हो क्या रहा इसमें, यहाँ है n जो घात है, उस घात को लाके यहाँ गुणा कर देते हैं x के पहले, तो x के पहले n का गुणा हो जाएगा, पहली बात। और ये जो a है, गुणांक जो होता है वो जैसे है वैसे ही अपनी जगह पर यथावत बना रहता है अवकलन में। तो अगर गुणांक a है तो ये अपनी जगह पर ज्यों का त्यों बना रहेगा, और घात जो होगी वो आके चर को गुणा कर देगी। तो घात आके n जो थी वो आके यहाँ गुणा कर गई, और x जैसे था वैसे लिख देंगे। लेकिन जो घात है n, ये पहले से एक कम हो जाएगी, और इसलिए घात हो जाएगी n-1। तो अब ये हो गया a
और n आके यहाँ कर गया गुणा और हो गया x और n की घात हो गई 1। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब जब आप अवकलन कर रहे हैं और किसी पद में अगर एक गुणांक हो, चर हो और उसकी घात हो, तो जब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर ये अचर जो है वो ऐसे बना रहेगा, घात आके x को गुणा करेगी और फिर घात में से एक घट जाएगा और उत्तर आएगा an x⁻n-1। और अब जरा उसी को हमने एक दूसरा उदाहरण देखे। ये तो बीजगणितीय रूप था, ये देखिए सीधे लिख दिया y = 4x⁻³ या हम कहेंगे 4x का क्यूब। करना क्या आपको, हमने कहा 4 जो है वो a है, उसको ऐसे रख देंगे 4 और यहाँ जो बिंदु लगाएं ये गुणे का चिन्ह है, क्योंकि गुणे करेंगे तो x जैसा दिखेगा, इस नाते उसको गुणे न लिख के पॉइंट लिखा जा रहा है। इसको बाद में हम नहीं लिखते, आज पहली बार लिख रहे हैं जब आपको समझाना, तो इसका मतलब a को जैसे वैसे लिख देंगे, ये गुणे का चिन्ह है। और हमने कहा था n को लाके यहाँ गुणा करेंगे तो 3 को लाके यहाँ गुणा कर दिया और x लिख दिया और 3 में से 1 घटाना था, 3 में से 1 घटा दिया। और अगले चरण में इसको 3 और 4 का गुणा करिएगा तो आ जाएगा 12 और 3 में से 1 घटाइएगा तो आ जाएगा 2। ये उत्तर आ गया 12x²। इसका मतलब y = 4x⁻³ का अवकलन जब करेंगे तो आएगा 4x²। आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात और आपको बता दें, किसी वेरिएबल उसमें फंक्शन में कोई कांस्टेंट आ गया, यहाँ तो गुणा किया ना, कभी कभी आएगा जैसे आ जाए 4x⁻³ + 10 या -10। इसका मतलब ये उसी फलन में आगे जुड़ रहा है +10 या -10। तो 10 के अकेला है, कांस्टेंट है, पहले वाला गुणा कर रहा है और दूसरा वाला जोड़ा या घटाया गया है। तो दूसरा जो कांस्टेंट आएगा उसमें चर है नहीं और केवल चर ही बदलेगा y को। इसका मतलब है कि वो वैसे ही बना रहेगा, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो y को बदलेगा नहीं। और जब हम उसका अवकलन करेंगे तो उसका मान 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर परिवर्तन 0 है। बदली हुई जब डेल्टा x हम बदलते हैं तो 10 में तो परिवर्तन होगा नहीं, तो 10 में परिवर्तन नहीं होगा तो उस परिवर्तन को हम 0 लिखेंगे। तो हम सरलता के लिए ऐसे समझ लें, जब कोई अचर समीकरण में धन या ऋण के रूप में आता है तो उसका अवकलन 0 हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट बिकम्स 0। गुणांक के रूप में आएगा तो वैसे बना रहेगा, लेकिन धन और ऋण के रूप में आएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट एज कोफिशिएंट रिमेन सेम, लेकिन वही कांस्टेंट अगर गुणांक के रूप में आता है, जैसे ये 4 आया है तो ये 4 वही से अपनी जगह पर बना रहेगा, 3 आके उसको गुणा कर देगा, वो ऐसे निकल आएगा। अब देखिए एक और चीज़ आपको बता दें, जब हम अवकलन करते हैं तो फलन का एक बार अवकलन करते हैं और एक बार अवकलन करने के बाद जो आता है उसको हमने कहा dy/dx। तो अब जरा देखिए यहाँ पर पहली बार अवकलन, देखिए ये है एक, ये सवाल दिया हुआ है, ऊपर हमने लिखा है डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, उच्च कोटि के अवकलज। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब देखिए ये होता है कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है y = x⁵ और इसका हमको अवकलन करना है, dy/dx के मान निकालने हैं। तो हम कहते हैं कि हम जो पावर है उससे गुणा करेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे। देखिए कर दिया, 5 से लाके यहाँ गुणा करिया, हो गया 5 और x और 5 में से 1 घटा दिया, 4 हो गया। ये उत्तर आ गया 5x⁴। क्या हुआ? जो ये मूल फलन है, इसको हम कहते हैं ये मूल फलन दिया हुआ है, इस मूल फलन का हमने एक बार अवकलन किया तो आ गया उत्तर dy/dx = 5x = 4।
तो इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि अब अगर इस फलन का अवकलन हम करें तब क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ देखिए, ये dy/dx का अवकलन करना है, इसका dy/dx का, और अवकलन का ये चिन्ह है d/dx। तो लिखेंगे d/dx, पहले करते थे y का तो y लिख देते थे, अब y की जगह पर dy/dx है तो dy/dx लिख दिया। और अब इसको दूसरे तरह से जब देखिए ये है d ये है d, तो लिखा जाता है d² और dx स्क्वायर। ध्यान ये रखिए कि इसका अवकलन एक बार मैंने किया है और इसका अवकलन अब फिर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका दोबारा अवकलन करने जा रहे हैं। तो ये जो उत्तर आएगा इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब किसी फलन का एक बार अवकलन किया और जो उत्तर आया उसका फिर अवकलन किया। तो फिर जब अवकलन करेंगे तो ये राशि देखिए कितनी होगी, 4 से 5 का गुणा होगा, जैसे पहले अभी हो रहा था। तो ये 4 पचे 20 और 4 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 20x³। ये दूसरी बार अवकलन किए। पहली बार के अवकलन को लिखते हैं dy/dx, दूसरे बार वाले अवकलन को लिखते हैं d²y/dx²। और अगर एक बार इसका फिर अवकलन करें तो इस फलन का अवकलन होगा तो लिखा जाएगा d²y/dx का ये अवकलन है d/dx। ये अवकलन हमने किया अब, और जब ये अवकलन करेंगे तो ये चिन्ह हो जाएगा d3y/dx³। इसका मतलब ये जो 3 और 2 और 1 लिख रहा है, ये बता रहा है कि पहली बार अवकलन किए तो ये आया, दूसरी बार अवकलन किए तो ये आया, तीसरी बार अवकलन किए तो ये आया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये कितना आएगा देखिए, 3 का 20 से गुणा होगा, 20 × 60 और 3 में से 1 घटेगा 2, तो हो गया 60x²। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इतनी हमको ज़रूरत पड़ती, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती, अन्यथा इन दोनों से काम चल जाता है और ज़्यादातर काम तो पहले से ही चल जाता है। लेकिन आप ये जानें कि अवकलन को हम कई तरह से एक बार अवकलन करते हैं मूल फलन का, तो इसको कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। एक बार फिर अवकलन कहते हैं तो इसको द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। एक बार फिर करते हैं तो इसको तृतीय कोटि का अवकलन करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 4 कोटि का अवकलन, इतनी ज़रूरत हमको पड़ती नहीं, रेयर केसेस में चौथे की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा 3 से हमारा काम चल जाता है। तीसरे की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। दूसरे तक मैक्सिमा और मिनिमा जब हम निकालते हैं तो वहाँ द्वितीय कोटि के अवकलन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अब एक चीज़ और आपको बता दें, अब कुछ फलन ऐसे होते हैं, यहाँ तो अभी आपने देखा कि ये लिखा था y फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब है यहाँ y x का फलन है, एक चर है x और एक चर है y। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि एक चर कई चरों का पर निर्भर करे, और अगर मैं केवल 2 चरों की बात करूं तो मैं कहूं ऐसे लिख हो सकता है z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। जैसे उत्पादन फलन में होता है, उत्पादन किस पर निर्भर होता है। अगर हम 2 ही साधनों को माने तो हम कहेंगे उत्पादन श्रम और पूंजी पर निर्भर होता है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख देते हैं आउटपुट इज फंक्शन ऑफ L एंड K। ऐसे देखिए 2 साधन हो गए, ये उत्पादन है, ये श्रम और पूंजी का फलन है। ऐसे ही कोई वस्तु Z है जो 2 अन्य चीज़ों X और Y पर निर्भर करती हो, तो जब दोनों पर निर्भर करती होगी तो इसका मतलब है X में परिवर्तन होगा तो भी Z बदल जाएगा, Y में परिवर्तन होगा Z तब भी बदल जाएगा। और एक में परिवर्तन हम करेंगे कि दोनों में साथ साथ नहीं करते, और करेंगे तो दिखाएंगे। तो एक में जब परिवर्तन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये होगा कि हम जहाँ हम निकल रहे थे, मान लीजिए x में परिवर्तन करें तो नीचे होगा dx, और किस में परिवर्तन देखना है, dz में। लेकिन
डी चिन्ह तब हम लिख रहे थे जब यहाँ पर केवल एक ही चर था। जब दो चर होते हैं तो उसको हम उससे अंतर करने के लिए वास्तव में जब किसी अकेले चर के परिवर्तन का पूरा प्रभाव पड़ता है दूसरे चर पर, तब हम इसको कहते हैं ये पूर्ण अवकलन है, और तब हम डी से उसको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ प्रभाव x का पड़ेगा, कुछ प्रभाव y का पड़ेगा, तो ये प्रभाव आंशिक होगा। इस नाते जो ये अवकलन हम निकालते हैं इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ये पार्शियल होता है। पार्शियल का मतलब आंशिक, अर्थात x z के एक अंश को ही प्रभावित करता है और अन्य को y प्रभावित करती है। तो y का भी प्रभाव आंशिक है और x का भी है, और तब हम इस आंशिक प्रभाव को दिखाने के लिए यहाँ पर d नहीं लिखते हैं बल्कि स्मॉल डेल्टा लिखते हैं। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ही होता है। ये कैपिटल डेल्टा ये होता है, स्मॉल डेल्टा ये होता, पढ़ेंगे तो डेल्टा दोनों को। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर हम y के सापेक्ष करते हैं तो लिखते हैं डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई। ये जो है ये प्रथम श्रेणी का अवकलन है, अर्थात पहली बार हम अवकलन कर रहे हैं z का x के सापेक्ष और y के सापेक्ष। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है या फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, प्रथम आंशिक अवकलन है। एक बार x के सापेक्ष, एक बार y के सापेक्ष। अब जरा देखिए, दोबारा करें तो क्या होगा? तो दोबारा करेंगे तो या तो इसका करेंगे या तो इसका करेंगे। तो जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगी, देखिए डी जेड अपान डी डेल्टा एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जब ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले को ऐसे लिखेंगे डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई। यहाँ लिखेंगे डेल्टा अपान डेल्टा वाई, और तब इसको लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा वाई स्क्वायर। ये एक बार x के सापेक्ष हुआ और उसके बाद दोबारा फिर x के सापेक्ष किया तो ये उत्तर आया। एक बार y के सापेक्ष किया, दोबारा फिर y के सापेक्ष किया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार x के सापेक्ष किया है और अगली बार इसको y के सापेक्ष कर दें, और तब इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर जेड, अर्थात जेड का दो बार अवकलन हुआ है। पहले हुआ था x के सापेक्ष, अगली बार हुआ है y के सापेक्ष। तब इसको ऐसे लिखते हैं, और सामान्यतः इसका y के सापेक्ष करें तो यही उत्तर आएगा, और जब y का z के सापेक्ष करते हैं तब भी वही उत्तर आता है। बस अंतर इतना होता है कि डेल्टा x इधर डेल्टा y उधर, तो सामान्यतः दोनों बराबर ही आते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ ये स्क्वायर लगे हुए हैं ये द्वितीय कोटि के अवकलन हैं, और ये पहले दोनों प्रथम कोटि के अवकलन हैं, आंशिक अवकलन हैं। और ये अवकलन हम वहाँ निकालते हैं जहाँ पर कोई चर एक से अधिक चरों पर निर्भर होता है, और जहाँ उसकी आवश्यकता है कि वहाँ हम आपको बताएंगे। अभी ध्यान दिला दिए कि अवकलन करते हैं, एक चर पर आधारित है फलन तो dy अपान dx निकलता है। अगर दो चरों पर है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम अलग अलग चरों के सापेक्ष उनके अवकलन करते हैं। इनको हम आंशिक अवकलन कहते हैं। ये भी प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि का हो सकता है। तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है उसको उस प्रकार से हम अपने अवकलन के नियमों का सहारा लेके निकाल सकते हैं। और अब बहुत समय इस वीडियो के लिए बहुत थोड़ा है, और हम केवल
एक आध उदाहरण आपको दे के बता सकते हैं कि कैसे निकलता है। जैसे ये एक फलन मैं केवल लिख रहा हूँ, देखिए 1/3 है 1/3 x⁻³ और -3x² और +9x, ये है y और ये एकदम सही इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि हमारा फलन एग्जैक्ट जैसा अर्थात फलन होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और ये फलन y जो है ये टोटल रेवेन्यू का फलन अगर हो या टोटल कास्ट का फलन हो, देखिए ये, तो ये है इक्वल टू, ये टोटल रेवेन्यू कास्ट का फलन है। और इसी नाते ये धन और ऋण चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है कि अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार से कास्ट की स्थिति जैसी होती है, लागत फलन जिस तरह का होता है, समीकरण वैसे लिखा जाएगा तभी वो आपका सही आएगा। और उत्पादन के वे दोनों नियम, वर्धमान लागत नियम, ह्रासमान लागत नियम उस पर लागू होने चाहिए। इस नाते फलन को इस रूप में लिखा गया। और अब अगर इससे मार्जिनल कास्ट निकालना चाहें तो हम इसी टीसी का अवकलन करेंगे। इस टीसी का अवकलन करेंगे किसके? एक्स के सापेक्ष। ये देखिए, ये टीसी का अवकलन होगा तो हमें सीमांत लागत के फलन मिलेंगे। टोटल कास्ट का अवकलन हुआ एक्स के सापेक्ष, तो अवकलन जरा करिए, देखिए 3 से यहाँ गुणा होगा तो ये 3/3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणांक अचर वही पड़ा रहेगा 1/3 और उसमें 3 आके गुणा कर देगा और x की पावर 3 में से 1 घट के 2 हो जाएगी। ये 2 आके 3 से गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, इसकी 1 पावर घट के 1 हो जाएगी, नहीं लिखी जाएगी। और ये 9x है और 9x में एक ही पावर है, तो जहाँ पावर 1 होती है वो x गायब हो जाता है, केवल 9 बच जाता है। तो ये हुआ, ये टोटल कास्ट से निकल के ये क्या आया? मार्जिनल कास्ट। तो इस, और अब ये 3/3 1 हो जाएगा, इस नाते इसको आप लिख सकते हैं x² - 6x + 9, ये है हमारी मार्जिनल कास्ट जो अवकलन करने पर हमें प्राप्त होती है। तो आज हम आपको इतना बता पाए हैं कि अवकलन जो हम लोग गणित की विधा है उसको जब हम अर्थशास्त्र में प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से हम उन सीमांत की जो जहाँ कहीं भी संकल्पना या जहाँ कहीं भी परिवर्तन की दरों की हमको ज़रूरत होती है वहाँ पर हम अवकलन कर लेते हैं। और इस दृष्टि से अवकलन करने का एक छोटा सा सूत्र हमने आपके समक्ष रखा है। आगे जहाँ जैसी ज़रूरतें पड़ेगी